चलो, तो हम लोग चैप्टर चल रहे थे, ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हम लोग उसमें से मोनेरा किंगडम के बारे में स्टडी कर रहे थे ना। तो हमारा क्लास ऑफ हो गया था। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे और टॉपिक का नाम था मोनेरा किंगडम। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, आज जाइएगा। आज बच्चा मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा, आज बच्चा लोग मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग नया किंगडम स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है बच्चा लोग प्रोटिस्टा। आज मेन टॉपिक हमारा प्रोटिस्टा ही पढ़ना है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे प्रोटिस्टा को भी करें। मोनेरा में कुछ 5 मिनट्स बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मैं म्यूट पे कर देता हूं क्योंकि हम लोग, ठीक है, चलिए। तो मोनेरा में हमने लगभग बातें कर ली थी और बच्चा एक टॉपिक बच गया था जिसका नाम था माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, इसी को बच्चा लोग आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। और इसका नाम बच्चा लोग पीपीएलओ भी देते हैं। कभी कभी तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आई थिंक सभी बच्चों को मालूम है ना इसका फुल फॉर्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म सभी बच्चों को मालूम है, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में बच्चा 5 चीजें जाने, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। पहला चीज, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब आप सेल वाली चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो वहां आएगा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। आप आंसर करके आइएगा माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा तो आपको मालूम है ऑस्ट्रिच एग सेल। सबसे अगर छोटा ऑर्गेनिज्म का नाम बोले, ठीक है, सेल का नाम बोले, तो आप आंसर करके आइएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, सेकेंड चीज, इनके अंदर बच्चा सेल वॉल नहीं होते, यानी कि इनके अंदर में कोई म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकेन का कवरिंग नहीं होता। सेल वॉल एब्सेंट है। और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो ये फ्लेक्सिबल होंगे, अमीबा की तरह होंगे। और फ्लेक्सिबल है तो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर को चेंज वेंज कर सकते हैं। इसलिए बच्चा हम इसे पुराने जमाने में कहते थे जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जोकर ऑफ मोनेरा बोलिए, जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलिए, ये करेक्ट है। तो ये बच्चा जोकर की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है कि हमारे पास में एक एंटीबायोटिक्स है। आपने सबने सुना है दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा था? पेनिसिलिन, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था। याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो ढूंढा गया था उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन करता क्या है? जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसके सेल वॉल को ये तोड़ देता है। जो भी बैक्टीरिया है उसका जो सेल वॉल है, म्यूरिन का बना हुआ या पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ, पेनिसिलिन क्या करता है? उसको तोड़ देता है, उसको तोड़ देता है ना। तो अब बताइए, अगर तुमने पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा के ऊपर में यूज किया तो क्या होगा? बताओ ध्यान से। माइकोप्लाज्मा के ऊपर में क्या सेल वॉल है? नहीं है। और पेनिसिलिन किसको तोड़ता है? ठीक है ना, सेल वॉल को। तो इसलिए माइकोप्लाज्मा को हम कह सकते हैं बच्चे लोग पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। आप पेनिसिलिन अदर बैक्टीरिया पे डालिएगा तो बैक्टीरिया मर जाएंगे क्योंकि सेल वॉल तोड़ देगा, इनमें सेल वॉल है ही नहीं। तो पेनिसिलिन क्या हो जाएंगे बच्चे लोग? रेजिस्टेंट। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है उससे अपने आप को आसानी से ये बच जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन, एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा दे कैन कॉज डिजीज। वो बच्चा बीमारी कॉज कर सकते हैं बोथ इन प्लांट और एनिमल्स। आपको नाम याद नहीं रखना, एनसीईआरटी में नाम नहीं पढ़ने के लिए बोला गया कि कौन सा बीमारी करेगा माइकोप्लाज्मा। बस याद रखिएगा ये प्लांट और एनिमल दोनों को बीमारी कॉज कर सकते हैं। प्लांट और एनिमल्स दोनों को डिजीज कॉज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स बच्चे एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा बच्चा अगर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन है तो ये अच्छे से सरवाइव करेंगे, बेस्ट अपना सर्वाइवल करेंगे। यानी कि इनको पसंद है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहना, जैसे हमें। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, अगर बच्चा आपके रूम में ऑक्सीजन है, अब बहुत अच्छे से रह रहे हो, लेकिन बच्चा आपके रूम से ऑक्सीजन में हटा लूं, आपका बच्चा डेथ हो जाएगा। क्या आप ऑक्सीजन के बिना 5 मिनट तक रह सकते हो? नाक बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, सोचिए। करना नहीं है, ऐसा ट्राई वराई मत कर लेना। आप बच्चा बिना ऑक्सीजन का सरवाइव नहीं कर सकते। अब ऑक्सीजन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो बच्चा, आपका नाम है ऑब्लिगेट एरोब।
आपका नाम है बच्चा ऑब्लिगेट एरोब। आप सोच भी नहीं सकते बिना ऑक्सीजन का सरवाइव करना। लेकिन माइकोप्लाज्मा बोलता है मैं ऑक्सीजन है तो अच्छे से ग्रोथ करूंगा, लेकिन अगर O2 हटा दिया ना तो मैं मरूंगा नहीं, कैन सरवाइव। मैं अपने आप को स्विच कर लूंगा और बिना ऑक्सीजन का भी कैन सरवाइव, मैं सरवाइव कर सकता हूं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं बच्चा लोग जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अच्छे से ग्रो कर रहा है लेकिन बिना ऑक्सीजन का मरेगा नहीं। उसे कहते हैं बच्चे लोग फैकल्टेटिव एनेरोब। उसे कहते हैं बच्चे लोग फैकल्टेटिव एनेरोब। बिना ऑक्सीजन का भी मैं सरवाइव कर सकता हूं ना, अपने आप को स्विच कर लूंगा, सरवाइव तो कर जाऊंगा। तो आपको समझ में आया ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब? हम ऑक्सीजन है तो जिंदा है, ऑक्सीजन खत्म मेरा लाइफ खत्म। लेकिन माइकोप्लाज्मा में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? दे कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। वो स्विच कर लेंगे किस कंडीशन में? एनारोबिक कंडीशन में। तो ये याद रखिएगा फैकल्टेटिव एनारोबिक। चलो माइकोप्लाज्मा के बारे में किसे किसे क्लियर हो गया फटाफट बताओ। दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म याद हो गया। सेल वॉल एब्सेंट है याद हो गया, बहुत आसान है। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो फ्लेक्सिबल होंगे, अमीबा के भांति होंगे ना, नेचर चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। इसलिए कहेंगे बच्चा जोकर ऑफ मोनेरा। इनमें सेल वॉल नहीं है तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डालिए कुछ नहीं होगा, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। ये बच्चा प्लांट एनिमल दोनों को बीमारी कॉज कर सकते हैं। सर कौन सी बीमारी? पढ़ना नहीं, आपको एनसीईआरटी में पढ़ना नहीं है कि कौन सी बीमारी कॉज करेगा। सेकेंड एनसीईआरटी में दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वो अपने आप को स्विच कर लेंगे, फैकल्टेटिव एनारोब। हम बच्चा ऑब्लिगेट एरोब से, बिना ऑक्सीजन का हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता। चलिए फटाफट बताइए मैसेज में किसे किसे माइकोप्लाज्मा क्लियर हो गया, फटाफट फटाफट बताओ किसे किसे माइकोप्लाज्मा क्लियर हो गया। यस नो यस नो, क्लियर है सभी को? क्लियर है, चलिए आगे चले। चलिए अब एनसीईआरटी में बच्चे लोग बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन पे बच्चा बातें की गई है। बैक्टीरिया यानी मोनेरा किंगडम में मेन सोल मेंबर कौन है, मेन मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे होगा, चलिए बातें करें। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया के अंदर में बच्चा लोग कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होंगे, याद है? बैक्टीरिया के अंदर में कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे, कोई मियोसिस नहीं होगा ना, कोई गैमेट्स, कोई फर्टिलाइजेशन, कोई जाइगोट नहीं बनेंगे, कोई मियोसिस नहीं होगा। अरे ट्रू सेल है ही नहीं, काहे का मियोसिस, काहे का माइटोसिस? अगर सेल ही प्रोकैरियोटिक का है, सेल ही झूठा है, तो काहे का मियोसिस? और मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट नहीं बनेंगे, गैमेट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेंगे, मियोसिस नहीं होगा। इसलिए बच्चा एनसीईआरटी का वर्ड को पढ़िएगा, इनके अंदर में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं बच्चे लोग? एसेक्सुअल करेंगे। एसेक्सुअल कैसे करते हैं सर? एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी ने फंगस के, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का फिगर दे रखा है। अब देखिएगा अपने बुक में, वहां पर दिया है बच्चा फेवरेबल कंडीशन अगर होगा तो ये बच्चा बाइंड्री फ्यूजन करेंगे, ये बच्चे लोग बाइंड्री फ्यूजन करेंगे। बाइंड्री फ्यूजन समझ में आता है ना? एनसीईआरटी में बच्चा फिगर दिया, ये देखिए एक सेल है, अब क्या करेगा? अपने अंदर में थोड़ा आउट ग्रोथ करेगा और ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन में बाइंड्री फ्यूजन, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये बच्चा लोग बनाएगा स्पोर, अपने ऊपर में हार्ड कवरिंग बना लेगा और ये क्या बनेगा बच्चा? स्पोर। सभी को एसेक्सुअल क्लियर है? सेक्सुअल पे बातें करें। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो एनसीईआरटी ने लिखा है उनके अंदर में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है बच्चा, लिख देता हूं ट्रू नहीं है। उनके अंदर में कुछ पुराने तरीके के शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, कुछ पुराने तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पुराना तरीका है बच्चा, ये वाला नहीं है, एडवांस वाला नहीं है। तो सर शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा? तो एनसीईआरटी ने बोला है प्रिमिटिव ट्रांसफर टेक्निक। उनके अंदर में प्रिमिटिव तरीके हैं डीएनए ट्रांसफर करने के, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर टेक्निक। बोले सर ये क्या होता है प्रिमिटिव ट्रांसफर टेक्निक? ये तो हमें नहीं मालूम। ये बच्चा थोड़ा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना।
तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड में आपको बस नाम बता दे रहा हूं। ये जो प्रिमिटिव एनसीईआरटी में लिखा है डीएनए ट्रांसफर टेक्निक बच्चा लोग ना, प्रिमिटिव जो शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, प्रिमिटिव तरीका लिखा है, वो बच्चा 3 तरह के होते हैं। एक का नाम है बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन। आपने ये क्लास 12th में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, चूहे वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है, जहां आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता था। याद कीजिए, क्लास 12th याद कीजिए ना, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ग्रिफिथ याद आ रहे, याद आ रहा है, नीमोकोकस बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता था। दूसरा बच्चा है कॉन्जुगेशन। दूसरा तरीका कौन है? कॉन्जुगेशन। क्या सर एनसीईआरटी में है? नहीं बच्चा, केवल नाम है, लेकिन नीट में क्वेश्चन आ गए थे। और तीसरा बच्चा है ट्रांसडक्शन। तीसरा तरीका है क्या है बच्चा? ट्रांसडक्शन। सर ये क्या होता है ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन? आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस नाम जान लेना है। सर कॉन्जुगेशन एक बार बता दो एक एक लाइन का। चलिए बता देता हूं। ये बैक्टीरिया है बच्चा, ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, और ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है सर? एक्स्ट्रा डीएनए। बैक्टीरिया का मेन डीएनए के अलावा कोई अलग डीएनए होंगे, उसे कहते हैं हम लोग प्लाज्मिड। अब ये रेड वाला बैक्टीरिया है। क्या इस बैक्टीरिया के अंदर में बच्चा प्लाज्मिड है? नहीं, तो ये हो गया बच्चा F-। और यहां प्लाज्मिड है बच्चा, तो ये हो गया F+। आगे बात समझ में? अब क्या होगा, दोनों के बीच में बच्चा एक ट्यूब बन जाएंगे, एक ट्यूब बन जाएगा। और ट्यूब से क्या होगा, यानी कि पहले वाला जो है बैक्टीरिया बच्चा, जो पीले वाला था, ये इसका मेन डीएनए है। जो प्लाज्मिड है अपने आप को डबल कर लेगा, अपना कॉपी बना लेगा, कॉपी बना लिया, और रेड वाले के अंदर में इंटर कर जाएगा। रेड वाले के अंदर में इंटर कर जाएगा, बीच में एक ट्यूब बना, और ट्यूब के हेल्प से ये व्हाइट वाला प्लाज्मिड यहां इंटर कर गया। हो गया भाई। तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया नोन एज कॉन्जुगेशन। क्या समझ में आ गई? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होना ना, विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। यहां से यहां चला गया, पहले अपने आप को डबल किया, यहां पहुंच गया, इसी को कहते हैं बच्चा कॉन्जुगेशन। ठीक है सर, ट्रांसडक्शन बता दो। ये बच्चा हम क्लास 12th में बायोटेक में पढ़ेंगे। क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा बच्चा बायोटेक, वहां ये चीज बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो बताओ किसे किसे तीनों वर्ड क्लियर हो गए? ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। सर ट्रांसफॉर्मेशन एक बार बता दो ना। देखो ये व्हाइट कलर का बैक्टीरिया, ध्यान से देखना, व्हाइट कलर का बैक्टीरिया है, और ये बच्चा येलो कलर का बैक्टीरिया है। मान लो येलो वाला बैक्टीरिया मर गया, मान लो बच्चा येलो वाला बैक्टीरिया मर गए और इसके डीएनए टूट गए, तो किसी तरह से येलो वाला डीएनए इस व्हाइट वाले के अंदर आ गया, किसी तरह से किसी बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए आ गए। फिर से बता देता हूं, ये व्हाइट वाला बैक्टीरिया है, इसके पास मेन डीएनए है। ये येलो वाला बैक्टीरिया था, मर गया, किसी तरह से मिट्टी में मर गए। तो मरने के बाद क्या होगा, इनके सेल वॉल टूट गए, डीएनए के टुकड़े भी हो गए, और किसी तरह से कोई टुकड़ा यहां से चल करके यहां पहुंच गया, इसके अंदर आ गया। इसी को कहते हैं बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ डीएनए। ठीक है, फ्रॉम इन्वायरमेंट, बाहर से इन्वायरमेंट से किसी तरह से डीएनए का आना, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, तो क्लियर है सभी को? फटाफट बताओ, यहां तक क्लियर है? क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में डिटेल नहीं पढ़ने के लिए बोला गया, हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चले। एक मैं एम्स का क्वेश्चन पूछता हूं। एक बच्चे लोग एम्स का क्वेश्चन आया था, फटाफट सॉल्व कीजिएगा, फटाफट सॉल्व कीजिएगा, मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखिए, ये देखिए बच्चे, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, और क्वेश्चन ये था कि एक बैक्टीरिया बच्चा, एक बैक्टीरिया 20 मिनट या एक बैक्टीरिया 1 मिनट में, 1 मिनट में बच्चा लोग डबल हो जाता है। एक बैक्टीरिया 1 मिनट में 1 से 2 हो जाता है, एक बैक्टीरिया 1 मिनट में 1 से 2 हो जाता है। ठीक है, डबलिंग कितने देर में हो रहा है? 1 मिनट में। अगर मैंने यहां पास हाफ कप बचा, हाफ कप बैक्टीरिया से फुल हो गया है 59 मिनट में, यहां पर हाफ कप हो गया बच्चा, आधा कप, आधा कप भर गया है किससे? बैक्टीरिया से। कितने मिनट में? 59 मिनट में। तो एम्स में क्वेश्चन आया कि फुल कप किस मिनट पे भरेगा? बताइए आप। हाफ कप भरा है 59 मिनट में,
अगर फुल कप होना है तो किस मिनट पे होगा? ऑप्शन था बच्चा 118, ऑप्शन था बच्चा 59, ऑप्शन था 60 और ऑप्शन है 58। अब बताइए, फटाफट बताओ। ये कप दिख रहा है, इस कप में मैंने बैक्टीरिया डाल दिया, बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल होता है, 1 मिनट में डबल होता है, 59 मिनट में हाफ कप हो गया, तो फुल कप किस मिनट पे होगा? चलो आंसर करो फटाफट, सभी लोग आंसर करो, सभी लोग आंसर करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करो फटाफट, सबसे पहले आंसर दीजिए। आंसर इज द 60 मिनट। अरे कैसे तुम लोग सोचती हो? अरे एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल होता है ना, एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल होता है। अगर 59 मिनट में हाफ कप है तो अगले 1 मिनट में पूरा बैक्टीरिया डबल तो हो जाएगा, अगले हाफ मिनट में सारे बैक्टीरिया डबल तो हो जाएंगे ना। तो ये फुल कप कब होगा? अगले 1 मिनट में। 59 मिनट हाफ था तो 60 मिनट में क्या डबल नहीं हो जाएंगे? फुल कप नहीं हो जाएगा? क्या समझ में आ गई? क्या समझ में आया क्वेश्चन? अरे 59 मिनट में आधा कप फुल हुआ और बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल होते हैं, मान लो 100 बैक्टीरिया थे तो 200 हो जाएंगे, हाफ कप में 100 बैक्टीरिया थे, अगले 1 मिनट में सारे बैक्टीरिया डबल हो गए, तो 60 मिनट में फुल कप नहीं हो गया। आगे बात समझ में? रिपीट तो नहीं करना है, चलो ठीक है, आ जाएगा समझ में। चलिए अब एनसीईआरटी में है कि सर बैक्टीरिया से कोई बीमारी भी होती है क्या? एनसीईआरटी में दे रखा है बैक्टीरिया से बच्चा प्लांट पे भी बीमारियां होती है और बच्चा लोग एनिमल्स पे भी होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हमें भी बीमारियां होती है ना, ह्यूमन बीइंग पे भी तो बीमारियां होती है। चलिए आपके एनसीईआरटी ने प्लांट में एक ही एग्जांपल दिया है, सिट्रस कैंकर, याद करके जाइएगा। एनसीईआरटी में प्लांट के लिए एक ही बीमारी है बच्चे लोग, सिट्रस कैंकर। एनसीईआरटी में एक ही बीमारी है, सिट्रस कैंकर। और हमारे अंदर एनिमल्स, याद कीजिए, टाइफाइड, टाइफाइड जो भी दे रखा है बच्चा, बहुत सारी बीमारियां हैं, आपको बस एनसीईआरटी वाला याद रखना है। टाइफाइड है, कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, निमोनिया है, जो भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं बच्चा, जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है याद रखिएगा, याद रखिएगा। जो भी फ्लू होते हैं, जो भी फ्लू होता है बच्चा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जो भी फ्लू है, जो पॉक्स है, वो बच्चा वायरल बीमारी है, वो बच्चा लोग वायरल बीमारी है, वायरस से होगा। तो हम वायरस में फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए टाइफाइड, कॉलरा, टीबी, निमोनिया, ठीक है, जितनी बीमारी है बैक्टीरियल बीमारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया है, हम लोग देख लेते हैं। चलिए एनसीईआरटी, क्या बच्चा टेटनस दिखा, कॉलरा दिखे, टाइफाइड दिखा, सिट्रस कैंकर दिखे, बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन नीट में एनसीईआरटी में जो दिया है वही पूछे जाएंगे। सिट्रस कैंकर प्लांट की बीमारी, टाइफाइड, टेटनस, कॉलरा, निमोनिया, बहुत सी बीमारियां। चलिए कर लीजिएगा यहां तक। तो ये हमारा मोनेरा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंटर करेंगे प्रोटिस्टा में। क्या इंटर करें, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो फटाफट, यस नो। क्या हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम में अब इंटर करें? फटाफट फटाफट मैसेज करो, क्या हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम में अब इंटर करें? चलिए हाँ, अब पढ़ लीजिएगा, मोनेरा बच्चा कंप्लीट करके क्वेश्चंस बना लीजिएगा। चलिए चलिए चलिए, अब हम लोग प्रोटिस्टा में इंटर करते हैं। चल ध्यान से सुनना, प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा बनाया, ठीक है। प्रोटिस्टा किंगडम में कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा? क्राइटेरिया, सबसे पहले बच्चा क्राइटेरिया, विटेकर साहब ने जो प्रोटिस्टा किंगडम तैयार किया, ठीक है, आर एच विटेकर को हम फॉलो कर रहे हैं ना, हम आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो विटेकर साहब के अकॉर्डिंग जो प्रोटिस्टा किंगडम है उनके अंदर कौन रहेगा, उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया, जो भी ऑर्गेनिज्म बच्चा, जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल का है, यूनिसेलुलर है और साथ साथ यूकैरियोटिक है, वो प्रोटिस्टा किंगडम में रहेगा। क्या बातें समझ में आ गई? मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक थे, प्रोटिस्टा में बच्चा यूनिसेलुलर के साथ साथ यूकैरियोटिक थे। एनसीईआरटी में लिखा है
अगर बच्चा ये यूकैरियोटिक है, ये बच्चा यूकैरियोटिक है, तो इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होंगे। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होंगे। अब बचपन से पढ़ते आते हो, व्हाट इज द यूकैरियोटिक, जिनके अंदर में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस होगा। सेकेंड चीज बच्चा, हम यूकैरियोट्स उसे मानते हैं जिसके सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे बच्चा प्लास्टिड, जैसे बच्चा गोल्जी बॉडी, जैसे बच्चा लाइसोसोम, जो मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनल्स होने चाहिए। प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं होता, सबको मालूम है, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर भी नहीं होते। तो यूकैरियोट जब भी आपसे पूछा जाए ना, दो चीज बोलिएगा, ट्रू न्यूक्लियस ये तो सबको मालूम है, ये तो 9th क्लास के बच्चा भी बताएगा। आप बच्चा थोड़े एडवांस हो, आप बोलिएगा ट्रू न्यूक्लियस तो है ही है, साथ साथ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी होंगे। तो तुम बोलोगे सर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स कौन से, आप पढ़ते हो बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सब बच्चा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है। तो ये क्लियर है ना, क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब एनसीईआरटी की कुछ डिफिकल्ट पॉइंट, एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, प्रोटिस्टा किंगडम की नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। तो बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया सर, ये एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन समझ में नहीं आया सर, एनसीईआरटी में तो है लेकिन ये बाउंड्री क्या है सर, समझ में नहीं आया। एनसीईआरटी का सेकेंड लाइन है बच्चा, दे लिंक, प्रोटिस्टा किंगडम लिंक ऑल थ्री किंगडम लाइक द प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। समझिए, ये मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं, ये दो वर्ड को अच्छे से समझिएगा बच्चा, अच्छे से समझना ना, देखो ध्यान से। मैंने आपको बोला था पहले दुनिया में कौन आया, मोनेरा किंगडम, फिर कौन से किंगडम आए, प्रोटिस्टा किंगडम, ये प्रोटिस्टा है, और प्रोटिस्टा से ही ओरिजिनेट करके बन गए प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा से ओरिजिनेट करके बना फंजाई किंगडम, और प्रोटिस्टा से ओरिजिनेट करके बना एनिमेलिया किंगडम। याद आया? तो एक्चुअली में तीनों किंगडम को बनाने वाला कौन है, किंगडम प्रोटिस्टा। प्लांट किंगडम कौन तैयार किया, प्रोटिस्टा। फंगस किंगडम किसने तैयार किया, प्रोटिस्टा। एनिमेलिया किसने तैयार किया, प्रोटिस्टा। अब ध्यान से सुनना सर, लिंकेज वाला तो समझ में आ गया कि तीन किंगडम को लिंक कर रहा है कौन, प्रोटिस्टा किंगडम, लेकिन सर वेल डिफाइंड बाउंड्री समझ में नहीं आई। चलो समझाता हूं, देखिए प्लांटी किंगडम है तो बच्चा वेल डिफाइंड बाउंड्री है, ये ऑटोट्रॉफिक होगा और सेल वॉल होंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्लांटी किंगडम क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर प्लांटी किंगडम में सभी मल्टी सेलुलर होते हैं और सबके अंदर सेल वॉल होता है सेलुलोज का, और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अगर मैं पूछूं फंजाई किंगडम का बताइए, तो बोलिएगा सर सभी के सभी सेल वॉल होते हैं काइटिन के, और सभी सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक एब्जॉर्प्टिव वाले होते हैं। तो क्या बच्चा वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं हो गई, क्या वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं हुई, हो गई। एनिमेलिया किंगडम सेल वॉल नहीं है और होलोजोइक करते हैं, क्या वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं हुआ, सबके सब होलोजोइक, सबके अंदर में सेल वॉल नहीं है। फंगस वेल डिफाइंड बाउंड्री, प्लांटी वेल डिफाइंड बाउंड्री, लेकिन बच्चा प्लांटी प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। क्यों, प्रोटिस्टा के अंदर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बच्चा ऑटोट्रॉफिक है, प्लांटी वाले कुछ ऐसे बच्चा जो फंगस की तरह है, स्लाइम मोल्ड्स, हाँ कुछ ऐसे एनिमल्स की तरह है, प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम है। फिर से समझो, प्रोटिस्टा के अंदर में खिचड़ी किंगडम है, यहां समझा दे रहा हूं अच्छे से। देखिए ये मोनेरा किंगडम बना, इसके बाद में कौन सा किंगडम बना, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किसके तरह है, प्लांट के तरह। सर कौन, क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, डायटम्स और डिनोफ्लैजिलेट्स। प्रोटिस्टा के अंदर में है फंगस के तरह, सर कौन, स्लाइम मोल्ड्स। प्रोटिस्टा के अंदर में एनिमल की तरह है कौन, प्रोटोजोअन्स, अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। तो बताइए क्या प्रोटिस्टा किंगडम का एक वेल डिफाइंड बाउंड्री हुआ क्या, नहीं, क्योंकि इसके मेंबर तो ऑटोट्रॉफिक भी है प्लांट की तरह, और कुछ तो हेटरोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक है, और कुछ तो होलोजोइक है।
जो बच्चा प्लांट की तरह है मेंबर, उनके अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल की तरह सेल वॉल एब्सेंट है। एनिमल की तरह है तो मोटाइल होंगे, चलने वाले। प्लांट की तरह है तो नॉन मोटाइल होंगे। फंगस की तरह तो नॉन मोटाइल है। क्या बच्चा वेल डिफाइंड बाउंड्री हुआ? डिफाइंड बाउंड्री तो नहीं ना हुआ। इसके अंदर में ऑटोट्रॉफिक भी है, इसके अंदर में हेटरोट्रॉफिक भी है, इसके अंदर होलोजोइक भी है, इसके अंदर सेप्रोफिटिक भी है, इनके अंदर सेल वॉल वाले भी हैं और बिना सेल वॉल वाले भी हैं। तो कुल मिला के मैं तो कहता हूं बच्चा खिचड़ी किंगडम। मैं तो सिंपल कहता हूं बच्चा ये खिचड़ी किंगडम है। इसमें बेटा पूरा खिचड़ी ही खिचड़ी है। सर कैसे? प्लांट की तरह भी है, एनिमल्स की तरह भी है, और बच्चा फंगस की तरह भी है। तो फंगस की तरह हो गए तो सैप्रोफिटिक, एनिमल की तरह हो गए तो होलोजोइक, और प्लांट की तरह होंगे तो बच्चा ऑटोट्रॉफिक। प्लांट की तरह है तो सेल वॉल होगा, एनिमल की तरह है सेल वॉल नहीं होगा, फंगस की तरह है तो सेल वॉल होगा। तो इनके अंदर में तो बच्चा पूरा घन चक्कर है। इसलिए एनसीईआरटी को लिखना पड़ा कि ये बच्चा कैसा है, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं। मैं तो कहता हूं मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम है ये, विटेकर का मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंगडम है, क्योंकि इनके फीचर ना एक समान नहीं है ना। कोई ऑटोट्रॉफिक, कोई हेटरोट्रॉफिक, किसी में सेल वॉल है, किसी में नहीं है, कोई मोटाइल है, कोई नॉन मोटाइल है। तो ये कंट्रोवर्शियल किंगडम है। तो आने वाले टाइम में अगर प्रोटेस्ट, अगर विटेकर पे चैलेंज उठेगा कि आपने कहां गड़बड़ की, तो आंसर होगा बच्चा प्रोटेस्टा। उन्होंने बच्चा प्रोटेस्टा में खिचड़ी बना दी, सब चीज को एक जगह रख दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में? एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लिया। अब चलिए, क्या बच्चा लोग एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है? ठीक है, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है, दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट एनिमल एंड फंजाई। क्लियर है? फिर एनसीईआरटी में ये लिखा है, दे हैव नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। किसी को दिखा गया? Being eukaryotes, the protestant cell body contain a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles, मैंने बताया। Some have flagella और cilia, ये भी मैंने बताया। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल दोनों होंगी, क्योंकि यूकैरियोटिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ चुका है इनके अंदर में। तो यहां तक चीजें क्लियर है। एक वर्ड डिफिकल्ट लगे, सर ये क्या लिखा है? सर समझ में नहीं आया। व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट टू वन बायोलॉजिस्ट और मे बी टू प्लांट टू अनदर, ये समझ में नहीं आया सर। बाकी चीजें क्लियर है सर। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, समझ में आ गया। बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इसमें खिचड़ी है। व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट टू वन बायोलॉजिस्ट, मे बी द प्लांट टू अनदर, ये क्या है? एक्सप्लेन करता हूं, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मान लो बच्चा आपका छोटा भाई है 9th क्लास, 9th क्लास में आपका छोटा भाई है। उसे मैंने पूछा कि देखो क्लामाइडोमोनस, क्लामाइडोमोनस, ठीक है, और क्लोरेला, ये दोनों बच्चा ऑटोट्रॉफिक है, इनमें सेल वॉल है, पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कैसे बच्चा ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तुम अपने भाई से पूछो कि देखो क्लामाइडोमोनस और क्लोरेला जो है ना, उनमें सेल वॉल है जैसे प्लांट में होता है, उनमें पिगमेंट है जैसे प्लांट में, उनमें फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट करता है। तो बोलो इन दोनों को कहां रखा जाए? तो तुम्हारा छोटा भाई बोलेगा प्लांट किंगडम में रखो। कहां रखिए? प्लांट किंगडम में। ठीक है, चलो फिर से मैं बोल रहा हूं। अब तुम छोटी बहन से पूछो, ये देखिए ये है अमीबा, ठीक है, ये है बच्चा पैरामीशियम, पैरामीशियम, जिसे मैं कहता हूं प्रोटोजोन्स। इनको मैं क्या कहता हूं? प्रोटोजोन्स। इनमें सेल वॉल नहीं है और ये हेट्रोट्रॉफिक है। ये बच्चा हेट्रोट्रॉफिक है, होलोजोइक वाले, और सेल वॉल नहीं है। तुम अपनी बहन से पूछो कहां रखोगे, किस किंगडम में? क्योंकि इनके फीचर तो एनिमल से मिल रहे हैं। तो तुम्हारी बहन बोलेगी कि एनिमल किंगडम में रख दो ना, एनिमल किंगडम में रख दो। लेकिन विटेकर ने बोला, विटेकर ने क्या बोला? नहीं नहीं, इनको प्रोटिस्टा किंगडम में रखिए। यानी पुराने जमाने में क्लामाइडोमोनस क्लोरेला को प्लांट किंगडम में रखा गया था, क्योंकि वो प्लांट की तरह थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, सेल वॉल था। अमीबा पैरामीशियम को एनिमल किंगडम में रखा गया था, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं था, हेलोजोइक करते थे। लेकिन विटेकर ने बोला ना
अरे ये यूनिसेलुलर है, क्या फर्क पड़ता है प्लांट है या एनिमल है तो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है। तो इन सभी को आप उठा करके कहां रखो, प्रोटिस्टा में। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लांट की तरह है, एनिमल की तरह है, फंगस की तरह है, किसके तरह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूनिसेलुलर है ना, मैं प्रोटिस्टा में रख दूंगा। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला जो है वो प्लांट किंगडम के मेंबर है, लेकिन विटेकर के अकॉर्डिंग वो क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला किसके मेंबर है, प्रोटिस्टा के। अमीबा पैरामीशियम एक बायोलॉजिस्ट के लिए एनिमल किंगडम में होंगे, लेकिन विटेकर के लिए वो तो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर है। क्या आपको एनसीईआरटी का ये ब्यूटीफुल वर्ड समझ में आया? देखो कितना अच्छा एनसीईआरटी ने लिखा, व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, यानी वो क्लामाइडोमोनास क्लोरेला की बात कर रहा है। टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट टू अनदर, ठीक है, यानी कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्लांट किंगडम का मेंबर है, लेकिन आप विटेकर को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप उसे प्रोटिस्टा में जगह दीजिएगा, जबकि तुम्हारा छोटा भाई उसे प्लांट किंगडम में रखने के लिए तैयार है। आगे बात समझ में? चलिए अब बताओ किसे इतना ब्यूटीफुल वर्ड समझ में आ गया, फटाफट बताओ यस या नो। किसे इतना अच्छा सा लाइन एनसीईआरटी का समझ में आ गया है? देखा कितना अच्छा एनसीईआरटी ने लाइन लिखा है, फटाफट बोलो बोलो बोलो, आ गया? चलो अब मैं मजेदार बताता हूं, प्रोटिस्टा किंगडम को 5 मिनट में समझा देता हूं। प्रोटिस्टा किंगडम को मैं 5 मिनट्स में समझा देता हूं। देखिए आप प्रोटिस्टा किंगडम जब पढ़ो ना तो मैं ट्रिक से पढ़िएगा, प्रोटिस्टा किंगडम बहुत आसान है बच्चा, ट्रिक से पढ़ना। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में कुछ ऑर्गेनिज्म ना प्लांट की तरह, प्लांट की तरह, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चा फंगस की तरह, और कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चा लोग है एनिमल की तरह। मैंने क्या बोला, पुराने जमाने में जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल के थे, प्लांट के तरह, तो उसे प्लांट ही में रखा गया था ना, फंगस के तरह तो फंगस किंगडम में रखा गया था, एनिमल के तरह थे तो एनिमल किंगडम में रखा गया था। विटेकर ने बोला नहीं नहीं सबको निकालो, सभी को निकालो और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में रख दो। तो पहले वो प्लांट किंगडम के मेंबर थे, फंगस किंगडम के मेंबर थे, एनिमल किंगडम के मेंबर थे, विटेकर ने उन्हें निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिया। तो कुछ किंग ऑर्गेनिज्म प्लांट की तरह है, जैसे क्राइसोफाइट्स, जैसे बच्चा क्राइसोफाइट्स एनसीईआरटी का पहला चीज, और दूसरा डायनोफ्लैजलेट्स, ये दोनों बच्चा प्लांट की तरह। बोले ठीक है सर। जो स्लाइम मोल्ड्स है वो फंजाई की तरह है, यानी सैप्रोफिटिक होगा, स्लाइम मोल्ड्स फंगस की तरह है। और जो बच्चा प्रोटोजोअन्स है, देखिए नाम में लिखा है जोअन्स, जोअन्स का मतलब होता है एनिमल, अमीबा पैरामीशियम वाले, वो बच्चा एनिमल की तरह है। तो अब मुझे बताओ, अगर क्राइसोफाइट और डीनोफ्लैजलेट प्लांट की तरह है तो तुम मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस करेंगे या नहीं करेंगे? आंसर बोलो यस या नो। अगर क्राइसोफाइट और डीनोफ्लैजलेट्स प्लांट की तरह है तो फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना बताओ, यस या नो? यस। अगर क्राइसोफाइट्स डीनोफ्लैजलेट प्लांट की तरह है तो क्या इनमें पिगमेंट होगा या नहीं होगा? पिगमेंट होंगे या नहीं होंगे? ये ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेटरोट्रॉफिक होंगे? ये ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेटरोट्रॉफिक होंगे, क्योंकि प्लांट की तरह है? बोलो ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक, बोलो फटाफट। डीनोफ्लैजलेट और क्राइसोफिलेट प्लांट की तरह है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना खुद से बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। सेल वॉल होगा या नहीं होगा? क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजलेट में सेल वॉल होगा या नहीं होगा? ये प्लांट की तरह है, बोलो फटाफट आंसर करो। होगा। चलो अब बताओ, स्लाइम मोल्ड्स फंगस की तरह है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो, होलोजोइक या सैप्रोफिटिक? ये फंगस की तरह है तो सर सैप्रोफिटिक, वही सड़े गले को खाना पसंद करेंगे मेनली। सेल वॉल होंगे और नॉन मोटाइल होंगे। अब बताओ जो एनिमल के तरह है तो सेल वॉल नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा, होलोजोइक होंगे,
मोटाइल होंगे। अब समझ में आ गई? यानी कि हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं क्राइसोफाइट्स वो प्लांट्स की तरह है, डाइनोफ्लैजलेट्स प्लांट्स की तरह है, यूग्लियोनाइट्स पे बाद में बात करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स फंगस की तरह और प्रोटोजोन्स एनिमल की तरह। तो क्या तुम्हें प्रोटिस्टा एक लाइन में याद नहीं हो गया? प्रोटिस्टा में मैंने बोला 5 पार्ट्स, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजलेट्स प्लांट की तरह, तो फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना खुद से बनाएगा, सेल वॉल होंगे। चलिए, डिनोफ्लैजलेट्स प्लांट की तरह है, फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना खुद से बनाएगा, सेल वॉल होंगे, पिगमेंट भी रखेगा। यूग्लिनोइड्स ये बेटा दोनों का बीच में है, ये प्लांट और एनिमल के बीच में है, यानी दिन में फोटोसिंथेसिस करेंगे, रात में एनिमल की तरह होलोजोइक होंगे। फिर से बोल रहा हूं, यूग्लिनोइड्स प्योरली कैसा है, प्लांट और एनिमल के बीच का है। तो दिन में सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे, रात में एनिमल की तरह वो कैसे हो जाएंगे, होलोजोइक। तो दुनिया में एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मिक्सोट्रॉफिक है, दिन में ऑटो, रात में हेट्रो, मिक्सोट्रॉफिक। स्लाइम मोल्ड्स फंगस की तरह, तो क्या पहला लाइन नहीं लिखा है सैप्रोफिटिक? ये फंगस की तरह है तो सैप्रोफिटिक हो गए, ठीक है, सेल वॉल होगा, मोटाइल नहीं होंगे। प्रोटोजोन्स ये बच्चा कैसे हैं, एनिमल्स की तरह, एनिमल्स की तरह तो सेल वॉल नहीं होगा, खाना पहले खाएंगे फिर पचाएंगे, होलोजोइक। और ये मोटाइल होंगे, एनिमल की तरह चलते होंगे। तो क्या बेसिक समझ में आ गया सभी को? चलो बोलो फटाफट, क्या आप लोगों को बेसिक प्रोटिस्टा के फीचर समझ में आ गए? बोलो फटाफट, आ गया ना? अब कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे पढ़ने में? बेसिक तो समझ में आ गए, आसान थे। चलो अब देखिए, ठीक है, हाँ देखो ध्यान से, यानी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्राइसोफाइट। तुम बताओ, क्राइसोफाइट्स प्लांट की तरह एनिमल की तरह, तुम बोलो फटाफट, बहुत आसान है। फाइट का मतलब प्लांट होता है, चलो ये भी बता दो, फाइट का मतलब प्लांट की तरह। सर ये प्लांट की तरह है तो खाना खुद से बनाएगा, प्लांट की तरह है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट की तरह है तो सेल वॉल भी रखेगा। एनसीईआरटी ने क्राइसोफाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक का नाम है बच्चा डाई एटम्स, ये केमिस्ट्री वाला दो एटम्स का नहीं बना है, ये केमिस्ट्री से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि दो एटम से बने, नहीं ना। चलिए, और दूसरा है बच्चे लोग डेस्मीट्स, दूसरा एनसीईआरटी ने बोला डेस्मीट्स। डेस्मीट्स को कहते हैं गोल्डन एल्गी, डेस्मीट्स को कहते हैं बच्चा गोल्डन एल्गी। सर क्यों कहते हैं, ये रीजन बता दीजिएगा। हाँ, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट येलोइश कलर के होते हैं, थोड़े येलो कलर के होते हैं। तो ड्यू टू पिगमेंट, इनके अंदर में जो पिगमेंट होता है थोड़े येलोइश कलर के हैं, इसलिए इसे हम लोग गोल्डन एल्गी कहते हैं। और ये कहां पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में, याद रखिए, फ्रेश वाटर में, ठीक है, जिसमें नमक नहीं होगा, फ्रेश वाटर। डाई एटम्स, डाई एटम्स पाए जाएंगे मरीन कंडीशन में, खारे पानी में, यानी समुद्र में, ओशन में, मरीन मतलब ओशन में, समुद्र में, ठीक है। डाई एटम्स में सबसे पहला चीज याद रखना, इसका सेल वॉल, ध्यान से देखिए, इनका सेल वॉल बच्चा साबुनदानी की तरह होगा। आपके घर में साबुन रखने के लिए सोप बॉक्स है क्या? हाँ सर है, जिसमें साबुन रखते हैं, साबुनदानी। तो ये बच्चा इनका सेल वॉल जो होगा ना साबुनदानी की तरह होगा, ऊपर में एक बड़ा सा ढक्कन और अंदर में एक छोटा सा ढक्कन, हो गया बच्चा इनका सेल वॉल तैयार, आ गया। तो सेल वॉल कैसा है, सोप बॉक्स लाइक, पहला चीज यह हो गया। चलिए, अब अंदर में क्या बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल के है ना, एक सेल तो बनाइएगा ना, तो सेल वॉल तो मैंने पढ़ लिया। दूसरा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, अंदर में बच्चा ट्रू न्यूक्लियस है, क्योंकि यूकैरियोटिक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब भी होंगे। क्लोरोप्लास्ट होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा। चलिए सेकंड, इनके सेल वॉल बच्चा सेलुलोज के बने, सेल वॉल किससे बने, सेलुलोज के, सेल वॉल किसके बने, सेलुलोज के। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होने लगे,
ओल्ड एज में जाने लगेंगे। तो इनके अंदर में धीरे धीरे, इनके अंदर बच्चे लोग धीरे धीरे इनके सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होते चला जाएगा। इनके अंदर बच्चे लोग सिलिका का डिपोजिशन होते चला जाएगा। और सिलिका बहुत हार्ड होता है सर, कैसे? बालू, सैंड, सैंड के अंदर सिलिका ही तो होता है। तो धीरे धीरे इनके सेल वॉल में क्या डिपॉजिट हो जाएंगे बच्चे लोग? सिलिका। और जिसके चलते ये काफी हार्ड हो जाएंगे। ठीक है। अब जब इनका डेथ होगा, जब ये ऑर्गेनिज्म मरेंगे, तो मरने के बाद में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तो डिग्रेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन इनका सेल वॉल बच्चा डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल वॉल में सिलिका है, वो काफी हार्ड है। तो सेल वॉल तो ज्यों का त्यों पड़ा रह जाएगा। और ये समुद्र के अंदर जहां रह रहे थे ना, समुद्र के सरफेस पे थे, तो ये क्या हो जाएंगे? मरेंगे। और नीचे बच्चा बॉटम में जमा होने लगेंगे। सेल वॉल धीरे धीरे ओशन के तलहटी में, बॉटम में जमा होने लगे, क्योंकि भारी हो गए थे, सिलिका के चलते हार्ड हो गए और डेंसिटी बढ़ गई, तो ये नीचे बैठने लगे। और ऐसा बच्चा बिलियंस ऑफ ईयर, एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, बिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल ऐसा होते रहा। तो धीरे धीरे सेल वॉल के यहां पास क्या हो गया बच्चा? ढेर बन गया। इस सेल वॉल के जो ढेर है ना, इसी को एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा डाई एटोमेशियस अर्थ। आपकी एनसीईआरटी इसी को बच्चा कहती है डाई एटोमेशियस अर्थ। और नीट में बच्चा क्वेश्चन आया था, ये जो डाई एटोमेशियस अर्थ है ना, पत्थरनुमा जो स्ट्रक्चर बन गए ना, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, क्यों? ये टूट नहीं सकते, हाथ में ले लो बट टूटेगा नहीं, बहुत हार्ड रॉक की तरह पत्थरनुमा बन गए। तो आंसर बताइए क्यों? क्योंकि इसके अंदर में सेल वॉल में क्या है? सिलिका है, इसलिए वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, वो टूट नहीं सकते। हम उसका बच्चा कॉमर्शियल यूज करते हैं, हम उसका फायदा लेते हैं। सर कहां? तो एनसीईआरटी ने 3 जगह लिखा है बच्चा। एनसीईआरटी ने लिखा है इसका फिल्ट्रेशन में। बोले सर फिल्ट्रेशन में कैसे, समझ में नहीं आया। देखिए, आपने बच्चा ये देखिए, आजकल ठंड का टाइम है और सिरप आप लोग पीते होंगे कफ का, मुझे भी कफ है, आपको भी होगा कफ। तो अब सिरप को फिल्टर करना, उसमें कुछ इंप्योरिटी, गंदगी है। तो आप क्या करोगे, यहां पर बच्चा डाई एटोमेशियस अर्थ के पार्ट को ले लिया। ठीक है, ले लिया, छोटे छोटे पोर्स हैं। अब क्या करो, इसके अंदर में सिरप डाल दीजिए, सिरप डाल दीजिए, तो जो भी इंप्योरिटीज है ऊपर रह जाएगी और नीचे में प्योर फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो आपके डीजल पेट्रोल है, पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी आप फिल्टर कर सकते हो। तो एनसीईआरटी ने सिरप के लिए और पेट्रोल प्रोडक्ट के लिए यूज किया है। तीसरा, ये हार्ड नेचर के हैं। तो घर में आपका ना कभी घर बनते रहता होगा, तो आप मार्बल वगैरह यूज करते होंगे। हाँ, तो मार्बल की जो कटाई होती है, वो तो ये क्या करते हैं, पॉलिशिंग में, जो आपके लाया गया है मार्बल्स वगैरह, उनको पॉलिश करना, उनको चमकाना है। तो चमकाने के लिए कोई मशीन यूज करते हैं ना, उस मशीन में यही बैठे रहते हैं, उस मशीन में इसी को लगा दिया जाता है, जिसमें उसमें चमक लाया जाए, पॉलिशिंग किया जाए। तो एनसीईआरटी ने इसे 3 जगह पे यूज किया। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं सारी चीजों को। पहला चीज, डाई एटम्स का सेल वॉल है कैसा? आप बोलिएगा साबुनदानी की तरह। चलिए भाई, किसका बना है? सेलुलोज का। लेकिन धीरे धीरे किसका डिपोजिशन होगा? सिलिका का, और हार्ड हो जाएंगे। जब ये मरेंगे, दे लेफ्ट बिहाइंड, वो नीचे गिरेंगे और नीचे समुद्र के तलहटी पे, बॉटम पे जमा हो जाएंगे। और ऐसा लाखों साल चलेगा। तो धीरे धीरे समुद्र के नीचे में ही भरते चले जाएंगे और बनाएंगे बेटा डाई एटोमेशियस अर्थ, जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल है, टूटेगा नहीं, क्योंकि सिलिका है इनमें। सर फायदा क्या है? तो एनसीईआरटी बोलता है 3 जगह पे, अगर आप जो पत्थर है उसकी पॉलिशिंग करना चाहते हो, मिली मार्बल्स वगैरह। दूसरा, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए, इतना याद हो जाएगा। फटाफट बताओ कितना समझ में आया सभी को? क्या यहां तक क्लियर है? यस नो बोलो फटाफट। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट पार्ट समझिए। नेक्स्ट पार्ट अब ध्यान से सुनना, आ रहा है ना समझ में? चलिए, अब डाई एटम्स का दूसरा काम देखिए, डाई एटम्स का अब दूसरा काम समझिएगा। देखो, आसानी से याद हो जाएगा। ये बच्चा समुद्र है, ओशन में रहते हैं, और ये बच्चा एक सेल के, एक सेल के है ना, एक सेल के है ना, और कोई सीलिया फ्लैजला नहीं है बच्चा।
ना कोई सीलिया है, ना कोई फ्लैजला है, क्या खुद से मूव कर पाएंगे? सीलिया फ्लैजला नहीं है तो मूवमेंट अपने आप तो नहीं करेंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा पैसिवली फ्लोट। एनसीईआरटी में लिखा है पैसिवली फ्लोट। बोले सर इसका मतलब क्या हुआ पैसिवली फ्लोट का मतलब? कहने का मतलब बच्चा हवा इस साइड से चलता है तो ये सारे के सारे इधर मूव कर जाएंगे। अगर एयर का मूवमेंट इस साइड है तो सारे इस साइड मूव कर जाएंगे। तो अपने आप तो नहीं चल रहे, क्या खुद से सीलिया फ्लैजला की हेल्प से चल रहे? नहीं सर, ये तो हवा के बहाव में चल रहे। तो क्या अपना ताकत लगाया? नहीं। तो इसे क्या एनसीईआरटी ने कहा? पैसिवली फ्लोट। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट चीज, एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा चीफ प्रोड्यूसर ऑन ओशन। चीफ प्रोड्यूसर ऑन ओशन, एनसीईआरटी का सबसे लास्ट लाइन है चीफ प्रोड्यूसर ऑन ओशन। ये ओशन में चीफ प्रोड्यूसर है। सर मतलब क्या हुआ? समझिएगा ध्यान से। ये बच्चा फॉरेस्ट है, जंगल है। फॉरेस्ट में लाखों एनिमल्स है, टाइगर भी है, डियर भी है, बफेलो भी है, बहुत तरह के ना, रेड कैट रैबिट डॉग सब है ना। इन सभी को बच्चा भूख लगती है तो खाना बनाता कौन है? खाना आखिर इस जंगल में फॉरेस्ट में बनाता कौन है इतने हजारों एनिमल्स के लिए? तो तुम बोलोगे सर खाना तो प्लांट बनाते हैं। प्लांट बनाया, इस प्लांट को खाएगा हर्बीवोर्स, रैबिट वैबिट खाएंगे, उसको फिर खाएगा कार्निवोर्स, और उसके बाद में लास्ट में ये टाइगर खा लेगा। तो सर पूरे फॉरेस्ट में ऐसे ही चलता है, खाना बनाने का जिम्मेदारी प्लांट को है, वो ऑटोट्रॉफिक है, उनको छोटे जानवर खाएंगे और छोटे जानवर को बड़े जानवर खाएंगे। तो मैं पूछूंगा फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर कौन है, तो आंसर आप बोलिएगा प्लांट। खाना कौन बनाता है फॉरेस्ट में? तो सर प्लांट बनाते हैं, उसी को खा करके सभी जिंदा है। अब मैं पूछता हूं कि ओशन में कौन बनाता है, समुद्र में कौन बनाता है? क्या समुद्र में प्लांट होते हैं? क्या समुद्र में आम का पेड़, इमली का पेड़, बरगद का पेड़, जामुन का पेड़ होगा? नहीं सर, वहां पेड़ कैसे होंगे? तो समुद्र के अंदर में लाखों मछलियां हैं, क्रैब्स है, एनिमल किंगडम तो सब वही बैठे हैं। जो आप पढ़ते हो इनवर्टिब्रेट्स, अब पढ़ते हो मोलस्क और प्लेटी एलिमेंट्स, क्या क्या पढ़ते हो, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कुछ भी पढ़ते हो, तो ओशन में जो ऑर्गेनिज्म है उनको खाना कौन देगा? कभी सोचा? नहीं सोचा। वहां प्लांट तो नहीं है, तो सर वहां खाना देगा कौन? बड़ा लॉजिक है। तो वहां खाना देने का काम ये डाई एटम्स ही करेंगे। डाई एटम्स समुद्र में फ्लोट कर रहे हैं, ये इसे कहते हैं बच्चा फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो का मतलब प्लांट, प्लैंक्टन मतलब जो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, ये समुद्र में तैर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन। इनको खाएगा बच्चा जूप्लैंक्टन, यानी कि अमीबा पैरामीशियम खाएंगे। जू मतलब एनिमल, जूप्लैंक्टन। और जूप्लैंक्टन को खाएगी बच्ची स्मॉल फिश, छोटी मछलियां, और स्मॉल फिश को खाएगा लार्ज फिश। क्या बच्चा आपको समझ में आ गया ओशन में खान पान कैसे चल रहा है? ओशन में खाना बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है? प्लांट तो है नहीं, तो सर यही बनाएंगे फाइटोप्लैंक्टन। कौन है फाइटोप्लैंक्टन में? बच्चा एल्गी भी है, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी है, लेकिन मेन खाने बनाने की जिम्मेदारी बच्चा डाई एटम्स के पास है। मेनली जिम्मेदारी डाई एटम्स के पास है। उसको खाएगी अमीबा पैरामीशियम, और उसको खाएंगे छोटी मछलियां, और उसको खा करके वहां के एनिमल जिंदा रहेंगे। तो एनसीईआरटी ने क्यों लिखा चीफ प्रोड्यूसर? चीफ प्रोड्यूसर क्यों लिखा? कि ये ओशन में सबसे ज्यादा खाना बनाने का काम कैसे करते हैं, ऐसे समझो। अर्थ पे 70% पार्ट कौन है? पानी। अब क्या पढ़ते हो? अर्थ, अर्थ में मैक्सिमम पार्ट कौन है? वाटर है। 70% पार्ट कौन है? वाटर है। और वाटर में मेनली कौन है? ओशन है। और ओशन में कोई प्लांट तो है नहीं, तो ओशन में खाना बनाएगा कौन? ओशन में लाखों एनिमल्स है, तो उनको खाना बना के देगा कौन? कोई ना कोई तो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता होगा, तो वो काम करता है कौन? प्रोड्यूसर। और मेन प्रोड्यूसर कौन है बच्चे लोग? डाई एटम्स। अब मेरे में से आपको क्लियर हो जाना चाहिए एनसीईआरटी के एक एक वर्ड्स। अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के सारे वर्ड्स यहां क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी अब पढ़िए फटाफट, मैं पढ़ देता हूं। क्राइसोफाइट में दो लोग हैं, डायटम्स
और गोल्डन एल्गी, जिसका नाम डेस्मीड्स है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। बोला था गोल्डन एल्गी फ्रेश वाटर में, डायटम्स मरीन कंडीशन। दे आर माइक्रोस्कोपिक, एक एक सेल के, तो आपको तो दिखेगा नहीं नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप से ही दिखना पड़ेगा। और फ्लोट पैसिवली, पानी के बहाव से मूव करते। इन वाटर करंट, पानी में तैर रहे हैं, इसलिए नाम दिया फाइटोप्लैंक्टन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, प्लांट के तरह है, पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस तो करेंगे। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म द टू थिन ओवरलैपिंग सेल। देखिए साबुनदानी की तरह, एक आउटर एक इनर, एक आउटर एक इनर हो गया। विच फिट टुगेदर एज ए इन द सोप बॉक्स, जैसे साबुनदानी में फिट हो जाते हैं वैसे फिट हो गए। द वॉल और एम्बेडेड विथ सिलिका, इनके सेल वॉल में क्या हो गया, सिलिका का डिपोजिशन हुआ। एंड दस वॉल और इंडिस्ट्रक्टेबल, वो अब टूट नहीं पाते। दस डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड, जब मरेंगे तो छूट जाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे, रह जाएंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, जहां रहते हैं मरने के बाद नीचे गिर जाएंगे। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल ऐसा चलेगा। इस रेफर्ड है डायोटेमेसिस, और पत्थरनुमा हार्ड स्ट्रक्चर बन गए। बीइंग ग्रिटी, यानी छोटे छोटे पोर है, हार्ड स्ट्रक्चर है और छोटे छोटे उसमें पोर्स है, इसलिए कहा ग्रिटी वर्ड। दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग, मैं तो उसे पत्थर मानता हूं, एनसीईआरटी ने सॉइल लिख दिया है। पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरम। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। मैंने सारा चीज एक्सप्लेन कर। अब बताओ क्राइसोफाइट किसे किसे समझ में आ गया। जू प्लैंक्टन मतलब, जू का मतलब एनिमल, जो समुद्र में एनिमल से तैर रहे हैं, एक एक सेल वाले, अमीबा, पैरामीशियम, जूप्लैंक्टन। खाना बनाने वाले एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन है। चलो अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया यहां तक, क्राइसोफाइट किसे समझ में आ गया, फटाफट को। फिर हम लोग 10 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर लीव आउट हो जाए। 10 क्वेश्चन करेंगे फिर छुट्टी। क्लियर है? चलिए तो मैं 10 क्वेश्चन पूछ लूं, चलो फटाफट बताओ। ये बताइए दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है? हु इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ? आज ही बताए, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, अर्थ पे सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म कौन है? आंसर माइकोप्लाज्मा और पीपीएल। चलो हो गया, माइकोप्लाज्मा और पीपीएल। सेकेंड बताओ, सेकेंड ध्यान से बताइए, एक ऐसे बीमारी का नाम बताइए जो प्लांट पे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ऐसा डिजीज का नाम बताइए जो बैक्टीरिया करता है प्लांट के ऊपर। आंसर इज द सिट्रस कैंकर, करेक्ट। 3 ऐसे बीमारी का नाम बताइए जो बैक्टीरिया से हमारे ऊपर होता है। 3 ऐसे बीमारी का नाम बताइए जो बैक्टीरिया से होता है लेकिन हमारे ऊपर होता है। टाइफाइड, टीबी, कॉलरा। चलिए हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए टाइफाइड, टेटनस, कॉलरा, चलो हो जाएगा ध्यान से। चलो नेक्स्ट बताओ, क्या बैक्टीरिया के अंदर में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, यस और नो? क्या बैक्टीरिया के अंदर में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? नो। ठीक है, तो बैक्टीरिया उसके जगह पे कुछ प्रिमिटिव तरीके से डीएनए ट्रांसफर करेगा, जिसे एनसीईआरटी ने कहा शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो 3 तरह के, केवल नाम बता दीजिए। मैंने आपको 3 नाम बताए थे, गलत होगा चलेगा, मैंने आपको 3 नाम बताए थे। मैंने बोला था कि बैक्टीरिया के अंदर में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकता, उसकी जगह पे कुछ पुराने तरीके हैं, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये 3 मैंने नाम बोला था, याद करने की जरूरत नहीं। चलो अब बताइए बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में कैसे डिवाइड करेगा? बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में कैसे डिवाइड करेगा? ठीक है, आंसर इज फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करें? हाँ, बाइनरी फ्यूजन, करेक्ट, बाइनरी फ्यूजन। और अनफेवरेबल में, अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे डिवाइड करेगा? स्पोर फॉर्मेशन, आंसर इज द स्पोर फॉर्मेशन। चलो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बताना, ध्यान से सुनना। विटेकर ने जो प्रोटिस्टा किंगडम बनाए उसके लिए 2 क्राइटेरिया रखे थे, बोलो कौन कौन से? विटेकर ने जो प्रोटिस्टा किंगडम तैयार किया था उसके लिए उन्होंने 2 क्राइटेरिया डिसाइड किए थे, बताइए कौन कौन? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, खत्म। अब मुझे बताओ क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को विटेकर ने किस किंगडम में रखा था? क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को विटेकर ने किस किंगडम में रखा था?
प्रोटिस्टा किंगडम या प्लांट किंगडम? अरे मैंने क्या बोला तुम्हें, इतने अच्छे से समझाया। अरे विटेकर ने उन सारे ऑर्गन्स को प्रोटिस्टा में जगह दी जो यूनिसेलुलर के साथ यूकैरियोटिक थे। तो क्लामाइडोमोनास फ्लोरेला एक सेल के हैं, यूनिसेलुलर है, चाहे सब प्रोटिस्टा किंगडम में। लेकिन अब केवल पढ़ाई प्लांट किंगडम में करेंगे, ध्यान से सुनना। क्लामाइडोमोनास फ्लोरेला रियल में प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर है विटेकर के अकॉर्डिंग, लेकिन हम बस पढ़ाई कर लेते हैं प्लांट किंगडम में, क्योंकि फीचर वेचर पिगमेंट वगैरह मैच करते हैं। लेकिन रियल में है किस किंगडम के मेंबर? प्रोटिस्टा के, क्योंकि यूनिसेलुलर है। चलो, अमीबा पैरामीशियम प्लाज्मोडियम किस किंगडम के मेंबर है? प्रोटिस्टा के या एनिमल किंगडम के? अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग वो किस किंगडम में बिलोंग करेंगे? आंसर इज द प्रोटिस्टा। किस किंगडम का वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है? किस किंगडम का वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है? आंसर इज द प्रोटिस्टा। आंसर इज द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, बाकी सबकी तो है। प्लांटी का है, एनिमेलिया है, फंगस है, सबका है, लेकिन केवल प्रोटिस्टा का एब्सेंट है। अब बताइए, हम अगर यूकैरियोटिक बोलते हैं तो दो फीचर क्या होने चाहिए? ट्रू न्यूक्लियस तो सबको होता है, सबको मालूम है, नया चीज बताइए। हम यूकैरियोट्स किसे बोलेंगे? ये सबको मालूम है कि ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। दूसरा एक नया चीज बताइए, मैंने आज आपसे डिस्कस किया था, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होने चाहिए। ये मेन फीचर देखिए, एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, यहाँ पर देखिएगा, दे हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब ये बताइए, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में ऑर्गेनल्स ऑटोट्रॉफिक होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, मिक्सोट्रॉफिक होंगे, या तीनों होंगे? बताइए, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में जो ऑर्गेनल्स होंगे वो ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक, सभी तरह के होंगे। ये बताइए, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में जो ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल होगा, नहीं होगा? मे बी बोथ। सेल वॉल होगा, नहीं होगा, या मे बी बोथ? सर बोथ। प्लांट की तरह है तो होगा, एनिमल की तरह है तो सेल वॉल नहीं होगा। अब बताइए, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, या बोथ? तो आंसर इज बोथ। हर चीज का बोथ निकल गया, इसलिए ये हो गया बच्चा खिचड़ी किंगडम। ठीक है, अब बताओ, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में दो प्लांट की तरह कौन कौन है? प्लांट की तरह मैंने दो वर्ड बोली थी, क्राइसोफाइट्स, डीनोफ्लाजलेट्स। क्राइसोफाइट और डीनोफ्लाजलेट्स। चलो, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में फंगस की तरह कौन है? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर में फंगस की तरह कौन है? जहां भी लाइफ में वर्ड आएगा मोल्ड्स, जहां भी लाइफ में वर्ड आएगा मोल्ड्स, फंगस की तरह। चलिए, प्रोटोजोन्स कैसे हैं? प्लांट की तरह, एनिमल की तरह, फंगस की तरह? एनिमल्स की तरह। एनिमल्स की तरह प्रोटोजोन्स, प्रोटो पुराने जोन्स विद एनिमल्स। चलो ये बताओ, यूग्लिनोइड्स कैसा है? प्लांट, एनिमल, या दोनों का लिंक, मिक्सर है? प्लांट, एनिमल, या दोनों का लिंक है? लिंक है, यानी प्लांट की तरह भी, एनिमल की तरह भी। आगे बात समझ में? तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो आगे भी से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन अब आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको कहानी पूरी लिंक कर दी, मैंने कहानी आपको पूरी समझा दी, आप तो खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे, तो ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज यू कैन लीव, अदरवाइज यू कैन लीव। अगर किसी बच्चे को डाउट है, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। एनीवन, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी बच्चे लीव कर सकते हो। कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई इश्यू हो,